गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका चल रहा था स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं कि जो हमारी एनर्जी है दो पॉइंट्स के बीच में फंस जाती है, वो एनर्जी का जो है आपको कैरी नहीं करती है, उनको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। कल देखा था कि हमने जो रिजल्टेंट वेव बनती है स्टैंडिंग वेव में कुछ इस तरह की बनेगी। देखो यहाँ पे कि कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास, उनके बीच में एनर्जी क्या हो गई, ट्रैप हो गई, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट थे, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट। तो ये वाली वेव जो है इन्हीं पॉइंट्स के बीच में पहले यूँ होगी, फिर यूँ होगी, फिर यूँ होगी। तो इस तरह से ऊपर नीचे होती रहेगी इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। अगर इसको बनाऊँ मैं यहाँ पे तो कुछ ऐसी वेव बन जाएगी ये, इस तरह से। इस तरह से इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगी, ये इधर उधर होती रहेगी, ये एक्स है, ये वाई है। तो ये स्टैंडिंग वेव बन जाती है। तो ये पॉइंट्स, और आपको पता है कल हमने देखा जो एम्पलीट्यूड होता है, जो इसकी इक्वेशन आती थी वो आती है y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी। तो कल देखे थे हमने कि हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है। ये पूरा क्या कहलाता है, आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है क्या होता है, 2a साइन के एक्स, ठीक है। और हर एक पार्टिकल का फेज सेम होता है, ठीक है। अब तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है, ठीक है। और इसके बाद ये पॉइंट्स है हमारे पास, ये वाले जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है वो एक वर्ड आएगा नोड, नोड्स, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, नोड्स। तो नोड्स क्या है, दोज पॉइंट हुज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो दोज पॉइंट्स whose displacement is always 0 are called nodes, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, नोड बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स, ये वाले, ये हमेशा क्या है, इनका डिस्प्लेसमेंट 0 है। t बराबर 0 पे देखा, t बराबर t/4 पे देखा, t बराबर t/2 पे देखा, इन पॉइंट्स की कभी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके पास, नोड्स हैं। ये सब क्या है, नोड्स। तो ये नोड्स हो गए आपके पास, नोड्स। तो ये सब नोड्स कहलाते हैं, नोड्स। ये भी क्या है, नोड्स है। तो ये नोड्स कहलाएंगे, ठीक। और नोड्स के लिए जो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे करें आप लोग सॉल्व वगैरह, यहाँ पे 2a साइन के एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। मतलब साइन के एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब के एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n पाई। क्योंकि आपको पता है साइन की वैल्यू जो है पाइस के मल्टीपल पे क्या होती है, 0 होती है। तो मतलब जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी होगी, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 इस तरह चलता रहेगा। तो आप जानते हो इसको 2k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्बडा, और यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा n लैम्बडा, n पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा n लैम्बडा बाई 2, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ नोड्स कहाँ कहाँ पे बनेगी इस वाली वेव के लिए जो बनाई हुई है मैंने। तो पोजीशन ऑफ नोड्स क्या होगी बताओ। जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। फिर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लैम्बडा बाई 2 आएगी। फिर कितनी आएगी, लैम्बडा आएगी। फिर कितनी आएगी, 3 लैम्बडा बाई 2 आएगी। फिर कितनी आएगी, 2 लैम्बडा आएगी। तो अगर ये आपका 0 है, ये कितना होगा, लैम्बडा बाई 2 वाला पॉइंट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्बडा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स पे क्या बनेंगे, आपको नोड बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 5 लैम्बडा बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट्स पे क्या बनने वाले हैं, नोड्स बनने वाले हैं, ठीक है। 0 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 2, ये सब पॉइंट्स पे नोड बनने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो दो कंसिक्यूटिव नोड्स, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, लैम्बडा बाई 4। तो यहाँ पे बात लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes
नोड्स कितनी होती है, लैम्बडा बाई 4। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस आती है कितनी आती है, वो लैम्बडा बाई कितनी आएगी बच्चे, यहाँ पे लैम्बडा बाई 4 नहीं आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, देखो यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 आएगी, यहाँ पे लैम्बडा बाई 4 नहीं है, कितनी आ रही है बच्चों, लैम्बडा बाई 2। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, लैम्बडा बाई 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 है, ये डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 है, ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्बडा बाई 2 है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, तो ये हो गई आपके पास नोड्स की पोजीशन के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं एंटी नोड के बारे में। ठीक है, तो देखो एंटी नोड के लिए क्या कंडीशन बनने वाली है, तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे एंटी नोड के बारे में बात करते हैं। देखो इधर देखो एंटी नोड के बारे में, तो क्या है बच्चों यहां पे अब एंटी नोड, एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स कौन से होते हैं, ये वाले पॉइंट्स, तो ये सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, एंटी नोड होते हैं, एंटी नोड्स होते हैं। तो क्या मतलब हुआ, जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, दोज पॉइंट्स हुज डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, दोज पॉइंट्स हुज डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स बोलते हैं। तो ये सब एंटी नोड्स हो जाएंगे, ये वाले सारे नोड, ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एंटी नोड हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो 2a sin kx का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहाँ पे 2a sin kx की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी आएगी बताओ, वो आएगी हमारे पास 2a। ठीक है, प्लस माइनस 2a, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि केवल क्या होगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको पास, ये 2a करना पड़ेगा, 2a। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, साइन के एक्स इक्वल टू बच जाएगा आपके पास, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, 2a हो सकता है, क्योंकि आपने देखा स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a। अगर मेन वेव्स का a है, अगर मेन वेव्स का a/2 होगा तो कितना हो जाएगा, इसका a हो जाएगा। तो ये बात थोड़ी ध्यान देनी है। तो यहाँ पे साइन के एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। 1 आने का मतलब क्या होता है कि आपका जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स बनेगा, के एक्स बनेगा, क्या बनेगा बताओ, वो बनेगा आपके पास 2n + 1 π/2। π/2 के मल्टीपल्स पर, π/2 के मल्टीपल्स पर क्या होगा आपके पास, ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास जो है, प्लस माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि नीचे भी बन सकता है ऊपर भी बन सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगा दो यहाँ पे। तो प्लस माइनस 1 आना है, तो π/2, 3π/2, 5π/2, इन सब पे क्या बनने वाले, एंटी नोड बनने वाले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाए, यहाँ पे इसको क्या लिखा जाए, 2π/λ, के की वैल्यू रख दी जाए यहाँ पे, x यहाँ पे है ये आपके पास 2n + 1 π/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2n + 1 λ/4। ठीक है, और वही बात है यहाँ पे n, वेयर n जो है आपके पास, वेयर n = 0, 1, 2, 3, इस तरह चलता रहेगा। ठीक, तो ये आप थोड़ा जानते हो कि भाई आप π/2 के मल्टीपल पे ही ±1 होता है आपके पास, ऑड मल्टीपल पे। तो आप देखें यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहला आपको एंटी नोड मिलने वाला है λ/4 पर। ठीक है, फिर 1 पुट करेंगे तो कितने पे, 3 λ/4 पर, फिर 5 λ/4 पर, फिर 7 λ/4 पर। तो ये सब पोजीशन ऑफ एंटी नोड है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, एंटी नोड्स। तो ये पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स हो गए हमारे पास, x = λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग कि ये जो डिस्टेंस है पहली बार जब मिलेगी आपके पास, ये λ/4 पे मिलेगा, ये 3 λ/4 पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ये 5 λ/4 पे मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखें आप लोग, अगर दो कंस्टिट्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस निकाली जाए तो कितनी आएगी, λ/2, ये भी कितनी, λ/2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसिक्यूटिव नोड्स
एंटी नोड्स इज ऑल्सो इज लैम्बडा बाई 2। तो आप देख सकते हो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होती है, लैम्बडा बाई 2 होती है। और यहाँ तो लैम्बडा बाई 2 है ही है, दिख ही रहा है आप लोगों को। तो आप ले सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव एंटीनोड्स इज कितनी, लैम्बडा बाई 2। तो यहां पे भी ये ध्यान रखना है, लैम्बडा बाई 2 ही निकल के आती है, ठीक। और एक नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, लैम्बडा बाई 4, ठीक है। ये बात लिख लो चाहो तो एक पॉइंटर मान लो, डिस्टेंस बिटवीन कंसिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड एंटी नोड ये जो लैम्बडा बाई 4, तो ये लैम्बडा बाई 4 होता है। ओके, एक नोड ले ले और एक एंटी नोड ले ले तो ये डिस्टेंस कितनी आती है, लैम्बडा बाई 4 आती है। एक नोड और एंटी नोड के बीच तो लैम्बडा बाई 4, दो नोड्स हो या दो एंटी नोड्स हो उनके बीच कितनी होती है, लैम्बडा बाई 2 होती है। तो ये थोड़ा एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसके डायरेक्ट यूज हो जाता है कई बार, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे जो बनता है स्टैंडिंग वेव में, वो बना देता हूँ यहाँ पे मैं, ये आप नोट कर लीजिए। देखो क्या पॉइंट बनता है, आपको पता है ये इस तरह की स्टैंडिंग वेव बनती है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग वेव बनती है आपकी इस तरह से। तो एक लूप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। इस तरह से लूप बने हुए हैं। तो एक ही लूप के जो सभी पॉइंट्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। मतलब क्या है, ये सब एक साथ जाएंगे ऊपर, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ इधर जाएंगे, तो एक साथ ऊपर नीचे होते हैं। मतलब अगर ये एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे, हालांकि ये अलग बात है, ये वाला पॉइंट की एक्सट्रीम पोजीशन यही होगी, बस यहां तक जा सकता है ये। इसका एम्पलीट्यूड 2a नहीं है, 2a कौन से का है, इस वाले का है सबसे ज्यादा। इसके बाद इसका एम्पलीट्यूड इतना होगा, लेकिन एक ही लूप के जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। मतलब एक साथ ऊपर, एक साथ मीन पोजीशन पे, एक साथ नीचे, तो एक साथ होते रहते हैं। और इस दूसरे लूप के साथ क्या होते हैं, वो अपोजिट फेज में होते हैं। तो ये बात आप लिख लो। द पॉइंट्स ऑफ वन लूप आर इन सेम फेज। तो यहां पर एक पॉइंट लिखो, ऑल पॉइंट्स या फिर ऑल पार्टिकल्स ऑफ वन लूप आर इन सेम फेज, ठीक है। तो सेम फेज में होते हैं सभी, एंड दीज आर अपोजिट फेज विद नेक्स्ट लूप पार्टिकल जो होते हैं, नेक्स्ट लूप के पार्टिकल के साथ क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं, ठीक है। मतलब सेम फेज का मतलब है फेज डिफरेंस कितना है, 0। सेम फेज का मतलब ये होता है फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। सेम फेज का मीनिंग है फेज डिफरेंस इज 0। एंड अगर दो लूप्स के देखे जाएं, दो कंसेक्यूटिव लूप्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। एडजेसेंट लूप के जो, ऐसा लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ टू एडजेसेंट लूप्स आर इन अपोजिट फेज, ये पॉइंट लिख लो। पार्टिकल्स ऑफ टू एडजेसेंट लूप्स आर इन अपोजिट फेज, ठीक है। तो अलग अलग लूप के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। आर इन अपोजिट फेज, ठीक है। मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब डेल्टा फाई जो आएगा इनके बीच में कितना आएगा, वो 180 डिग्री का। अपोजिट फेज का मीनिंग ये होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ए बी सी तो क्या है, सेम फेज में है। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को देखा जाए इस डायग्राम में, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन सेम फेज,
ठीक है, तो ए बी सी तो क्या हो गए, सेम फेज में हो गए। एंड दीज पॉइंट आर विद अपोजिट फेज किसके साथ, डी एंड ई। एंड दीज पॉइंट्स आर इन अपोजिट फेज, आर इन अपोजिट फेज with point D and E, point with points D and E। तो D और E के साथ क्या होंगे, अपोजिट फेज में होंगे। मतलब एक लूप्स के जो पॉइंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, और दूसरे पॉइंट लूप के जो पॉइंट्स होते हैं उनके साथ अपोजिट फेज में होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी समझ सकते हो स्टैंडिंग वेव्स की, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन देखो क्या करना है, एक क्वेश्चन जो आपको पता हो कर देते हैं कि आईआईटी ने पूछा हुआ है, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मैं चाहता हूं पूरा आपने लिख लिया होगा। देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ आईआईटी ने। देखो इधर क्वेश्चन क्या है कि जो स्टैंडिंग वेव होता है, एक स्टैंडिंग वेव बना के दी हुई है आपके पास, 2a साइन के एक्स और साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो एक स्टैंडिंग वेव बनाई हुई है। देखो एक्चुअली होता क्या है, कई बार इस तरह की एक क्वेश्चन लिख देते हैं। चलो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनी हुई है, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। क्या होती है, या फिर ऐसा लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये लिखो आप लोग, जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो वो आती है आपके पास 2a साइन के एक्स प्लस फाइव 1 कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव 2, ये आती है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल के एक्स ही आए, आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है साइन के एक्स प्लस पाई बाई 3, ये भी मिल सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि केवल यहाँ पे के एक्स ही बचता है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में के एक्स ही होता है वो, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। कि केवल क्या बचे, वो के एक्स ही बचे, कुछ भी बच सकता है। वो के एक्स बच सकता है, के एक्स प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 6, कुछ भी आपका आ सकता है। तो ये फाइव 1 क्या डिसाइड करता है, कि फाइव 1 डिसाइड करता है कि आपका नोड कहाँ पे बनेगा। देखो के एक्स बराबर 0 था तो आपने बोल दिया एक्स बराबर 0 पर पहला नोड बनेगा। तो ये जो फाइव 1 जो डिसाइड करता है कि पोजीशन ऑफ नोड्स, और फाइव 2 डिसाइड करता है कि पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, कि वो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा या फिर a/2 से स्टार्ट होगा। जान तो ये बात तो आप लोग, इनिशियल फेज डिसाइड करता है इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका। तो ये बात हो गई। तो यहाँ लिख लो चाहो तो यहाँ पे फाइव 1 डिसाइड पोजीशन ऑफ नोड्स, फाइव 1 डिसाइड्स पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स। एंड फाइव 2 डिसाइड पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। फाइव 2 डिसाइड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पार्टिकल, फाइव 2 डिसाइड स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पार्टिकल। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्या हो गई आपके पास, स्टैंडिंग वेव हो गई। इसमें जो है फाइव 1 भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन का आता हूं मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही मेरा ये है, यहाँ पे आपको पोजीशन ऑफ नोड फाइंड करनी है ऑफ स्टैंडिंग वेव। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड पोजीशन ऑफ नोड्स फॉर स्टैंडिंग वेव y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स प्लस पाई बाई 6 और कॉस ओमेगा टी। इसके लिए आपको नोड्स की पोजीशन फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है भैया, देखो कैसे। आपको पता है यहाँ पे कि जो नोड्स होते हैं उनके लिए एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0। तो फॉर नोड्स
ये वाले पार्ट कितना होगा, 0 होगा। तो आप लिखेंगे फॉर नोड्स साइन के एक्स प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि के एक्स प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से आ जाएगा के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहां पर देता हूं सॉल्व इसको। तो यहां से आपका आ जाएगा के एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस के पाई बाई 6। और के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्बडा इक्वल टू एक्स तो है ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे माइनस के पाई बाई 6। तो यहां से आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के लैम्बडा बाई 12। ठीक है। तो जो पहला जो आपका जो यहां पर डायग्राम बनाने चले आप लोग अगर इस वेव का, तो देखो क्या बनेगा। तो इस वेव को अगर यहां बनाऊं मैं आपको, तो कहां बनेगा, देखो इस तरह से कुछ बनने वाला है ये। तो पहला नोड बनेगा माइनस के लैम्बडा बाई 12, मतलब यहां पे माइनस के लैम्बडा बाई 12 पर ये नोड होगा यहां पे। अगला नोड कहां पे होगा, आपको पता है कि नेक्स्ट नोड जो होता है लैम्बडा बाई 2 आगे होता है। तो नेक्स्ट नोड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोड जो होगा आपके पास माइनस में लैम्बडा बाई 12 में क्या जोड़ना है, लैम्बडा बाई 2। बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स कितनी होती है, लैम्बडा बाई 2। अगर आपको ये नोड पता है तो इससे अगला वाला नोड कहां पे होगा, लैम्बडा बाई 2 आगे होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें लैम्बडा बाई 2 जोड़ देंगे। तो जोड़ देखो कितना आता है यहाँ पे, 12 एलसीएम आ जाएगा, -1 + 6 तो क्या जाएगा 5 लैम्बडा बाई 12। तो नेक्स्ट नोड बचेगा यहाँ पे कहीं 5 लैम्बडा बाई 12 पर। ठीक है, 5 लैम्बडा बाई 12 पर, 5 लैम्बडा बाई 12 पर। और उससे नेक्स्ट फिर और लैम्बडा बाई 2 जोड़ दो, और नेक्स्ट कितना जाएगा, 5 लैम्बडा बाई 12 में कितना जोड़ दो, लैम्बडा बाई 2 जोड़ दो। फिर 12 एलसीएम ले लो, 5 + 6 तो 11 बाई लैम्बडा। तो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे पास 11 लैम्बडा बाई 12। तो ये सब नोड्स की पोजीशन बनने वाली है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की स्टैंडिंग वेव बन जाएगी यहाँ पे, इस तरह की आगे चलता रहेगा यहाँ पे ये वेव। तो इस तरह की कोई वेव बन जाएगी। इसके बाद आप एंटी नोड्स की पोजीशन भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये एक तरीका है, ये चीज आपको नोड्स की पोजीशन डिसाइन करनी है। इसको आप 0 करके पहला नोड निकाल लो, उसके बाद इधर वाले नोड चाहिए तो लैम्बडा बाई 2 जोड़ दो, इधर वाले नोड चाहिए तो इसमें लैम्बडा बाई 2 हटा दो। पीछे भी तो नोड बन रहे होंगे, ऐसा थोड़ा ना कि स्टार्टिंग यहीं से होती है वेव की, आगे भी होती है पीछे भी होती है, दोनों तरफ होती है वो। ठीक, तो इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए जनरल पोजीशन। अब देखो x बराबर 0 वाला t बराबर 0 पर कहां पे होगा, ये भी निकाल सकते हो, है ना। x बराबर 0 डाल दो यहाँ पे, है ना। जो पॉइंट है आपका पॉइंट एट x = 0 एट t = 0 क्या बचेगा देखो यहाँ पे। तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे 2a साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 6। और इसमें 0 पुट कर दिया ना मैंने, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा साइन पाई बाई 6 और कॉस 0 कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा y = a/2। तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 वाला पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर होगा, यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे होगा। मतलब डायग्राम ढंग का नहीं बना आपका। तो ये जो है अभी और ये इधर ऊपर जाता तब नीचे आता ये। तो आप ये चीज भी निकाल सकते हो, कौन सा पॉइंट किस टाइम पर कहां पर होगा। तो ये कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में आप वो पॉइंट का पोजीशन लिख दो जो भी पूछा है, और वो टाइम लिख दो क्या होगा जो भी है। ठीक, तो ये सब कुछ है, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। हालांकि आता नहीं ऐसा क्वेश्चन, ज़्यादातर कहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको इसमें सीखने को मिली कि इसको 0 करके आप पोजीशन ऑफ नोड फाइंड कर सकते हो। एक नोड निकाल लो, फिर उसमें लैम्बडा बाई 2 जो है ऐड करते चले जाओ। ठीक, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, एक जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है IIT ने वो करा देता हूं अब मैं, आपके सीट में भी मिलेगा वो। आपको स्टैंडिंग वेव दी हुई है, क्या दी हुई है बच्चों, स्टैंडिंग वेव। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें कि एक स्टैंडिंग वेव बन रही है, ये स्टैंडिंग वेव दी हुई है आपके पास। क्वेश्चन आपका ये है, स्टैंडिंग वेव दी हुई है y = 2a sin kx
कॉस ओमेगा टी। ये IIT ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस स्टैंडिंग वेव के एक लूप की एनर्जी फाइंड करनी है। फाइंड ऑफ एनर्जी, फाइंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन लूप, वन लूप ऑफ दिस स्टैंडिंग वेव। ये वन लूप की एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपको पता है जो स्टैंडिंग वेव जो होती है कुछ ऐसी बनती है दो पॉइंट्स के। एक लूप कैसा बनता है, यहाँ पे x बराबर 0 पे और यहाँ क्या आता है x इक्वल टू लेमडा बाई 2 आता है। एक लूप में क्या होता है लेमडा बाई 2 तक होता है। तो इस अगर रस्सी ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजिशन से, ठीक है, टोटल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो आएगी यहाँ पे किसके फॉर्म में आएगी, काइनेटिक एनर्जी के, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर तो वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें मीन पोजीशन पर तो ये आपका कितना x इक्वल टू 0 है और ये क्या है x इक्वल टू लेमडा बाई 2 है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी सारी सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। अगर इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाया जाए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा 0 है, इसके जस्ट बाद वाले की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसको केवल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, t/4। इस वाले पॉइंट को t/4 में इतना चलना है, इस वाले को इतना चलना है, इस वाले को इतना चलना है, सब ज़्यादा इसको चलना है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो डायग्राम बनाया जाए वेलोसिटी डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये आपका वेलोसिटी डायग्राम बन जाएगा। तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब बड़ा एरो मतलब ज़्यादा वेलोसिटी, ठीक है। और इसके बाद फिर से वेलोसिटी क्या है, घटने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वेलोसिटी डायग्राम बनेगा। और यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ लिखेंगे टोटल एनर्जी, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी किसके फॉर्म में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी यहाँ पर। तो ठीक, तो ये बात आपको जो है पता चल गई होगी, समझ में आ गई होगी क्या कर रहा हूँ मैं। मुझे अब इस लूप की एनर्जी निकालनी है, कितनी होगी। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको आप उतार लीजिए, इधर बना देता हूँ। देखो कि भाई आपको पता है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू लेमडा बाई 2 है। तो आप क्या करें, x डिस्टेंस पे जाके dx मोटाई का एक एलिमेंट लें, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, b होगी, और b की वेलोसिटी क्या होगी, ax इंटू ओमेगा। क्योंकि हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है स्टैंडिंग वेव में। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो होती है, क्योंकि है तो ये मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, a ओमेगा होती है। तो a जो होगा हर पार्टिकल का अलग अलग होगा, और यहाँ पे जो a आएगा स्टैंडिंग वेव का a ये है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि जो ax की वैल्यू यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे ये 2a साइन kx इंटू ओमेगा। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अगर यहाँ पे डी के ई लिखना है, छोटे से एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखना पड़ेगा, हाफ m मतलब dm और यहाँ पे b स्क्वायर। और dm की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू डी एक्स। क्योंकि म्यू क्या चीज़ है, पर यूनिट लेंथ का मास है। तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा, म्यू इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। पर यूनिट लेंथ का मास कितना है आपका, जो है यहाँ पे म्यू है। तो dx मोटाई का कितना हो जाएगा, म्यू dx। वैल्यू पुट कर दो चलो, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, डी के ई हाफ dm की जगह पुट करो म्यू dx, और b स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, पूरा पुट करना है। ये वाला क्या पुट होगा, देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर kx, ये बन जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 बार मर जाएगा ये। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी,
तो आपको जितनी भी एनर्जी है इस लूप की, काइनेटिक एनर्जी, उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन डी के ई, तो इंटीग्रेशन करेंगे देखो क्या बचने वाला है, इधर देखो आप लोग, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बचने वाला है, तो यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या बचने वाला है। देखो म्यू कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। क्या बचा इंटीग्रेशन में, साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, लिमिट लगेगी 0 से लेके λ/2, लिमिट कितनी लगेगी 0 to λ/2। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या करते हो, पहले इसको आप 1 माइनस में cos 2x/2 लिखते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 माइनस में cos 2kx/2, ठीक है। cos 2kx/2, 2 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना आप लोग, ये 2 बचेगा ना, 2 बच जाएगा वहां पे, तो 2 रहेगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है dx, 2 से 2 भी कट जाएगा, ये क्या बचा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ बच्चों, वो होता है x, cos का क्या होगा, साइन 2kx अपॉन x के गुणांक का, x के कोफिशिएंट का क्या करते हो, डिवाइड करते हो, लिमिट लगा दो 0 to λ/2, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, म्यू कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, यहां पे जो है अपर लिमिट पुट करेंगे तो λ/2 आएगा, माइनस यहां पे पुट कर दो अपर लिमिट, साइन 2 के की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 2π/λ, और यहां पे λ/2 अपॉन 2k, लोअर लिमिट में 0 और साइन 0 भी क्या होता है 0, लोअर लिमिट में 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 पुट करेंगे इसमें वो भी 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से 2 से 2 कट गया, λ से λ कट गया, क्या बचा 2π बचा, साइन 2π क्या होता है 0 होता है, तो ये वाला पार्ट भी कितना है आपका 0 है। तो कुल मिला के क्या बना आपके पास, टोटल एनर्जी जो बची वो थी 1/2 म्यू लैम्बडा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो एक लूप की एनर्जी ये आती है। कई बार आपको रस्सी की डेंसिटी और एरिया देता है वो, तो फिर आप म्यू क्या करते हो, रो इंटू ए करते हो, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या पुट कर देना, रो इंटू ए पुट कर देना आप लोग, ठीक। तो इससे आपका जो है टोटल एनर्जी ऑफ है लूप आ जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है इसमें स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कितने कितने केस बनते हैं स्टैंडिंग वेव के, वो बताता हूं मैं आप यहाँ पे। देखो क्या है स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, ऐसे साउंड में पढ़ेंगे हम लोग, पहले स्ट्रिंग का पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला केस जो बनता है व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है। जब दोनों एंड फिक्स होंगे तो कितनी क्या क्या कंडीशन बनने वाली है, आपको पहला केस पढ़ना है इसमें, ठीक। तो बोथ एंड आर फिक्स जब हो जाएंगे तो कुछ ऐसे कंडीशन बनेगी, यहाँ पे देखो कि ये जो है यहाँ पे इन दो सिरों से रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। तो जिन पॉइंट्स पे रस्सी बंधी हुई है फिक्स है, वहां पे हमेशा क्या बनेगा, नोड ही बनेगा। तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया भैया, क्या बनेगा, नोड बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनने वाला है, नोड बनने वाला है। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्या बन सकता है यहाँ पे, तो फंडामेंटल बन सकता है यहाँ पे ये लूप, फंडामेंटल जो कंडीशन बनेगी ये लूप बनेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल कंडीशन आपकी ये बनने वाली इसमें। तो इस वाले केस में देख सकते हो जो एल जो है इसकी लंबाई, रस्सी की लंबाई एल जो है वो कितनी होगी, λ/2, ठीक है। तो λ/2 होगी, तो यहां से लैम्बडा कितना निकल के आएगा, 2L निकल के आएगा। अब हम जानते हैं चूंकि V बराबर क्या होता है, F लैम्बडा होता है, तो यहां से F की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, देखो यहाँ पे V/λ, और मतलब क्या आ जाएगा B/2L। और क्योंकि जो B की जो वैल्यू होती है रस्सी में कितनी होती है, √T/μ ये होती है। तो जो F की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो निकल के आने वाली यहाँ पे 1/2L √T/μ, ये निकल के आने वाली है, ठीक है।
तो इसको पता है क्या क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। क्या नाम है इसका? फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। तो ये हो गया। इससे अगला वाला केस क्या बन सकता है कि दो लूप बन जाए। तो दो लूप बनेंगे तो क्या केस बनेगा यहां पे? इससे अगला वाला केस बन सकता है रस्सी में, ये बन सकता है भाई ये दो एंड से फिक्स रस्सी है, ठीक है, कि दो लूप बना दे भाई। यहां पे एक लूप ये बन जाए रस्सी में ऐसे, ये आप बना सकते हो ऐसे है ना। यहाँ पे एक रबड़ होती है, जो रबड़ बैंड जो होती है, उसको ऐसे पकड़ लो, बीच में से कैसे हिला दो तो ऐसे ऐसे करने लगेगी वो। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। तो किस फ्रिक्वेंसी से हिलती है वो, ये आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहलाती है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ये वर्ड भी याद रखना है, फर्स्ट हार्मोनिक। तो दूसरा केस जो बनेगा, इससे ज्यादा क्या बन सकता है? ये बन सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखो जो लेंथ तो अभी वही है, लेकिन किसके इक्वल है? ये लैम्डा के इक्वल है। तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे? एफ निकालें। अगर यहां पे F2 निकालें, ये F1 हो गई मान लो, है ना। यहां पर अगर फ्रिक्वेंसी निकालें F2 या फिर F लेना, तो चलो तो बताओ क्या आएगा? यहां पे वही आएगा हमारे पास कि भाई B बाई लैम्डा होता है, मतलब B बाई क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। या फिर क्या कर लो 2B बाई 2L, 2B बाई 2L भी तो कर सकते हो। मतलब F इक्वल हो सकता है आपके पास 2/2L अंडर रूट T बाई म्यू, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकंड हार्मोनिक, ठीक। इसको बोलते हैं आप लोग सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। और दूसरा क्या नाम है इसका? सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ठीक। तो सेकंड तो क्या है इसका? हार्मोनिक है। और फर्स्ट क्या है? ये ओवरटोन। ये हार्मोनिक ओवरटोन क्या समझा देता हूं मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। तो या चाहे इधर लिख लो क्या होते हैं हार्मोनिक, क्या होते हैं, और ये ओवरटोन क्या होते हैं, समझ लो। तो हार्मोनिक क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितने टाइम फ्रीक्वेंसी होती है उसको उतना हार्मोनिक कहते हैं। ऐसे हिंदी में लिखना पड़ेगा इसको आपको। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितना मल्टीपल होता है वो उतना हार्मोनिक कहलाता है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक मल्टीपल है, तो इसको क्या बोला मैंने? फर्स्ट हार्मोनिक बोला। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना है? 2 मल्टीपल है, इसलिए क्या बोला इसको? सेकंड हार्मोनिक बोला, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितना गुना होता है, जितना गुना होता है उतना ही हार्मोनिक होता है, उसे उतना हार्मोनिक कहते हैं, है ना। और 1 गुना है तो फर्स्ट हार्मोनिक, 2 गुना है तो थर्ड हार्मोनिक, 3 गुना है तो सॉरी 2 गुना है तो सेकंड हार्मोनिक, 3 गुना है तो थर्ड हार्मोनिक। अब बात आती है ये ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन क्या होता है, ठीक है। तो ओवरटोन के बारे में देख लो यहां पर क्या है ये ओवरटोन। ओवरटोन क्या है? देखो इधर फंडामेंटल लूप। फंडामेंटल लूप क्या था हमारा? यहां पे था, देखो एक लूप था बस। तो फंडामेंटल लूप से जितने अधिक लूप बनते हैं, तो फंडामेंटल एक लूप हो गया, इससे एक लूप और फालतू बनाए, तो फंडामेंटल लूप आपका एक बन गया यहां पे, इससे एक लूप और फालतू बन रहा है, तो उसको उतना ओवरटोन बोला जाता है। अगर 2 लूप फालतू बनते हैं तो उसको सेकंड ओवरटोन। तो यहां पे इस तरह याद रखो, फंडामेंटल से जितने ज्यादा लूप बनते हैं, से जितने ज्यादा लूप बनते हैं उसे
उतना ओवरटोन कहते हैं, उसे उतना ओवरटोन कहते हैं। ठीक है, देसी भाषा में बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा, ओवरटोन कहते हैं। फंडामेंटल में एक लूप था, यहाँ पे दो लूप हैं, तो एक लूप फालतू बन रहा है ना, तो एक लूप फालतू बन रहा है मतलब फर्स्ट ओवरटोन है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट ओवरटोन। तो ये नाम ऐसे लिखा आएगा कि एक रस्सी आपकी सेकंड ओवरटोन में कम मतलब वाइब्रेट कर रही है। तो यहाँ पे सेकंड ओवरटोन कब बनेगा, जब यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। देखते हैं अभी इससे अगला तीसरा केस क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे कि 3 लूप बन जाए। ठीक है, कि आपको कितने लूप बन जाए, यहाँ पे 3 लूप बन जाए। तो 3 लूप बनेंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। देखो यहाँ पे ये 3 लूप बना देते हैं, चलो इस तरह से ये। तो बताओ ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे जो लेंथ एल है वो 3 लैम्बडा बाई 2 है, क्योंकि एक लूप कितने का होता है, लैम्बडा बाई 2 का होता है। तो यहाँ से लैम्बडा कितना जाएगा, यहाँ से लैम्बडा जाएगा आपके पास 2l/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जब फ्रिक्वेंसी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3/2l √T/μ, ये लिखने वाले हो। तो बताओ कौन सा हार्मोनिक है ये, फंडामेंटल का 3 टाइम्स है, तो थर्ड तो हार्मोनिक बन जाएगा। ये क्या बनेगा बच्चों आपका, ये थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, और ओवरटोन कौन सा होगा, ओवरटोन होगा सेकंड ओवरटोन। ठीक, सेकंड ओवरटोन क्यों, फंडामेंटल में ये होता था, इससे 2 लूप फालतू हैं, तो आप बोलेंगे इसको सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, तो ये बन जाएगा। ठीक, अगर मैं बोलूं n लूप बना लेते हैं यहाँ पे, कि बहुत सारे लूप बना दे, n लूप बना देते। ठीक, तो n लूप बनते, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे बहुत सारे n लूप बना दे छोटे छोटे करके यहाँ पे ऐसे। अगर यहाँ पे मैं n लूप बना देता इस तरह से, कितने लूप हैं, ये n लूप है। तो आप क्या करते, एक लूप होता है आपका n लैम्बडा बाई 2 का, तो लेंथ होती है आपके पास ये l, हर एक लूप लैम्बडा बाई 2 का है, तो यहाँ से लैम्बडा आ जाता है आपके पास 2l/n। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकलती n/2l और यहाँ से √T/μ, ये चीज है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूले पे आते हैं कि भाई लेंथ को डबल कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, टेंशन को बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो क्या बनने वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब मुझे बताओ क्या है ये आपका nth हार्मोनिक है, क्योंकि n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या थी, 1/2l थी, तो आप लिखेंगे इसको nth हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सा है, ये आपका n-1 ओवरटोन है, n-1 ओवरटोन है। तो ये कंडीशन बनेगी अगर आपके जो है दोनों एंड्स क्या हैं, फिक्स है। अगला केस आता है एक एंड फ्री है, दूसरा एंड क्या है आपका, फिक्स है। तो अगला केस देखो क्या बनेगा इसमें, 1 एंड फ्री एंड 1 एंड फिक्स्ड। तो अगला केस बनेगा आपके पास यहां पे 1 एंड फ्री एंड अदर एंड फिक्स्ड, और 1 एंड क्या है आपका, फिक्स है, एक सिरा खुला हुआ है, एक सिरा क्या है, बंधा हुआ है। तो क्या कंडीशन बनेगी भाई, इस तरह से ये रस्सी है कोई, इधर से आपने फिक्स कर दिया है, और इधर आपने एक मासलेस स्ट्रिंग में, सॉरी मासलेस रॉड पे छल्ला पुरा के रख दिया है। तो जहां पे ये फिक्स होगा वहां पे क्या बनने वाला है, हमेशा नोड बनने वाला है, और इधर क्या बनने वाला है, एंटी नोड बनने वाला है, क्योंकि फ्री एंड पे हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, फिक्स एंड पे नोड बनता है और फ्री एंड पे हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले कंडीशन जो बनने वाली है इसमें ऐसे बनने वाले ऐसे ही, ये बनने वाली है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है, नोड, तो एंटी नोड, यहाँ क्या बनना है, नोड। तो ये लैम्बडा एल लंबाई की अगर रिस्ट्रिंग होगी तो पहली कंडीशन क्या होगी, λ/4 होगी। ठीक है, तो यहाँ से लैम्बडा आ जाएगा आपके पास 4l, और यहाँ पे f आ जाएगा b/4l
मतलब यहाँ पे एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4L और बी की वैल्यू क्या होती है √T/μ होती है ना। तो यहाँ लिखो चूंकि v बराबर क्या होता है √T/μ, ये होता है स्ट्रिंग में। तो ये जो है इस वाले केस के लिए वन एंड फ्री एंड वन एंड फिक्स का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या हो गई? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओवरटोन कौन सा हो गया? तो ये 1 टाइम्स आ रहा है ना यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो ये आ गया फर्स्ट ओवरटोन, नहीं फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटोन की बात नहीं, पहले फर्स्ट हार्मोनिक। ये 1 टाइम्स आ रहा है इसलिए फर्स्ट हार्मोनिक की बात करेंगे, हार्मोनिक। तो ये क्या बन जाएगा आपका? फर्स्ट हार्मोनिक बन जाएगा, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, अगर मैं ऐसा करता अब इसमें कि इससे नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है आपकी, इससे नेक्स्ट कंडीशन जो बनेगी देखो क्या बनेगी, वो बनेगी कि एक लूप तो कंप्लीट बन जाए। भाई इधर तो आपका पता है कि इधर तो नोड ही बनाना है, क्योंकि ये एंड क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दिया है, ठीक है। और ये एंड आपने क्या रखा हुआ है? खुला रखा हुआ है। तो क्या कंडीशन बन सकती है? भाई एक तो बन जाए कंप्लीट लूप और इधर ऐसे एंटी नोड बनाना है, ठीक है। तो ये कंडीशन बन सकती है, यहां एंटी नोड रहना हमेशा, यहां नोड रहना है। तो ये इस बार जो लेंथ एल होगी, लेंथ अभी भी रस्सी की एल ही है, ये λ/2 है, λ/4 है, तो क्या बनेगा? 3 λ/4। तो लैम्बडा आ जाएगा 4L/3। तो बी जो एफ आएगी यहाँ पे इस बार, वह आएगा आपके पास 3B/4L, मतलब एफ जो आएगा निकल के 3/4L √T/μ। बताओ क्या है ये? कौन सा हार्मोनिक है ये? फंडामेंटल का कितना गुणा है ये? 3 टाइम्स है ना, तो ये थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? थर्ड हार्मोनिक। तो ये आपका थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। और ओवरटोन कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल ये है, फंडामेंटल से एक लूप फालतू है कि नहीं इसमें, है ना। तो क्या कहलाएगा भाई आपके पास? ये आपका जो है आपका कहलाएगा यहां पे ये फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तीसरा केस बनाए तो क्या बन सकता है? देखो इसमें कि भाई 2 लूप कंप्लीट बन जाए, एक लूप वो तो आधा तो बनना ही बनना है, क्योंकि फ्री एंड पे तो क्या है? एंटी नोड ही बनाना होता है। तो ये कंडीशन बन सकती है, देखो इधर कि 2 तो कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने यहां पे, ये हो जाएगा। तो यहां पे जो लेंथ आएगी अब देखो कितनी आएगी बताओ? यहां पे आएगी 5 λ/4। लैम्बडा तो ये हो गया पूरा और λ/4 ये हो गया, तो क्या जाएगा? 5 λ/4। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकलने वाली है, अब यहां पे फ्रीक्वेंसी निकलने वाली है, एफ फ्रीक्वेंसी निकलने वाली है 5/4L बी आ जाएगा, और बी की वैल्यू पुट कर दी जाए तो 5/4L √T/μ। बताओ कौन सा हार्मोनिक है? फिफ्थ हार्मोनिक है। कौन सा हार्मोनिक है बच्चों? फिफ्थ हार्मोनिक। तो ये आपका बन जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सा होगा? सेकंड। फंडामेंटली है, इससे कितने लूप फालतू हैं? 2 लूप फालतू है ना, तो यही आपका ओवरटोन बन जाएगा। तो आप लिखेंगे सेकंड ओवरटोन। तो 1-2 बातें और देखो यहां पे, जो 1 एंड फ्री और 1 एंड फिक्स होता है उसमें ओनली ऑड्स हार्मोनिक मिलते हैं। 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर 7 मिला, इस तरह चलता रहता है। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। काफी बड़ा लेक्चर हो गया ये भी। तो अभी आज के लिए कुल इतना ही रखते हैं, कल पढ़ते हैं। थैंक यू।